जेल जा चुके लोग जानते हैं ऐसी हथकड़ी किसी आदमी को नहीं रोक सकती। उसने बस अपना अंगूठा तोड़ा और पुलिस के सामने आसानी से हथकड़ी उतार दी। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के छत से कूद गया, जमीन पर बेजान पड़ा रहा और उसके गालों से खून बहने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसके सिर के पीछे से टेंटिकल्स निकले, खून तेजी से वापस बहने लगा और फिर वह आदमी बिना किसी चोट के उछलकर खड़ा हो गया। छत पर मौजूद पुलिसकर्मी इस पर विश्वास नहीं कर पाए। डोंगशिउ नाम का एक आदमी था जो अमर था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा घायल होने पर मांस तुरंत जुड़ जाता था, मगर कुछ दिन पहले एक गली में चलते हुए उसे अंग तस्करों ने पकड़ लिया। बेहोश कर एक बूढ़े ने चिमटे से उसकी आंखें निकाल ली, लेकिन बूढ़े को लगा कि निकाली हुई आंखें उसे घूर रही हैं, तो उसने ट्रे को दूसरी तरफ कर दिया। पर जब वह फिर मुड़ा तो आंखें अभी भी उसे डरावनी तरह से घूर रही थीं। तभी अचानक एक फोन आया जिससे बूढ़ा आदमी चौंक गया। फोन उठाते ही डोंगशिउ के शरीर से निकाले गए सभी अंग टेंटिकल्स से तेजी से वापस आ गए और घाव भी तुरंत भर गए। वह सीधा उठ बैठा और घबराकर अपनी आंखें ढूंढने लगा। बूढ़ा आदमी जिंदा लाश को देखकर विश्वास नहीं कर पाया। डोंगशिउ ने जल्दी से एक आंख ढूंढकर उसे लगा लिया, लेकिन दूसरी आंख वापस लेने से पहले ही बूढ़े ने जोर से मदद के लिए पुकारा। डोंगशिउ को खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। कुछ ही दिन में निकाली आंख में दर्द हुआ, उसने मला और कुछ और दिखा। उसे लगा वहम है, पर जब दूसरी आंख निकालते ही तस्वीर साफ हुई। उसे पी जैसे पैटर्न वाला एक धुंधला ज्योतिषीय चार्ट दिखा। इससे पहले कि वह देख पाता, तस्वीर अचानक गायब हो गई। उसे तुरंत एहसास हुआ किसी ने मेरी आंखें बेच दी होंगी। अगली सुबह सड़क पर एक रहस्यमय मूर्ति दिखी जिसने राहगीरों को आकर्षित किया। कुछ सेकंड बाद मूर्ति के नाखूनों से खून बहने लगा, फिर हाथ और आंखें भी। खून ज्यादा बहने पर राहगीरों ने महसूस किया कि यह एक इंसान है। पुलिस की गहन जांच में मूर्ति पर पी जैसा निशान मिला, जो डोंगशिउ के देखे निशान जैसा ही था। हालांकि घर लौटते समय डोंगशिउ ने कुछ गुंडों को एक बूढ़े व्यक्ति को परेशान करते देखा। न्यायप्रिय डोंगशिउ उसे अनदेखा नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा, बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर जाने को कहा और खुद उन गुंडों के मुक्के और लात खाए उसे पलटवार का मौका भी नहीं मिला। तभी गुंडे ने चाकू निकाला, डोंगशिउ के सामने लहराया। वह नहीं हटा, गुंडे ने उसका कान काट दिया। जैसे ही पट्टी गिरी, डोंगशिउ ने जमीन से कान उठाए। गुंडे डरकर भाग गए। फिर डोंगशिउ का शरीर पहले जैसा हुआ। खून धीरे धीरे टेंटिकल्स में बदला और उसने कटा कान तुरंत जोड़ दिया। प्रक्रिया दर्दनाक थी, पर स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ा। रात में दूसरा मामला सामने आया। कार्यप्रणाली पहले मामले जैसी थी। घटनास्थल भी साफ था। बढ़ते जनमत के कारण पुलिस पर भारी दबाव था। तस्वीरें देखते हुए अनुभवी कैप्टन पार्क ने भीड़ में एक आंख वाले व्यक्ति को संदिग्ध पाया और उसे तुरंत संदिग्ध घोषित कर दिया, लेकिन वह नहीं मिला और एक और हत्या हुई। हवा में लटकी महिला की मूर्ति। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला सिवाय आहें भरने के। तभी एक आंख वाला आदमी भीड़ में दिखा। अचानक वह घबराकर भागा और गुंडे उसके पीछे भागे। पुलिस ने भी एक आंख वाले को देखा, बिना सोचे पीछा किया, पर सिर्फ एक गुंडा पकड़ा गया और एक आंख वाला गली में फंस गया। गुंडे ने बिना कुछ कहे एक कुल्हाड़ी मारी। एक आंख वाले का हाथ सीधे कट गया। गुंडे ने कटा हाथ उठाया और देखा घाव से टेंटिकल्स निकल रहे थे। उसने चिल्लाकर एक आंख वाले से हाथ वापस जोड़ने को कहा। अगले ही पल सही सलामत हाथ देखकर हालांकि उम्मीद थी, गुंडा फिर भी चौंक गया। जैसे ही वह उसे आंख वाले को ले जाने लगा, एक औरत ने उसे पीछे से अचेत कर दिया। सुरक्षित जगह पहुंचकर शियाओ शुआई ने अपनी पहचान बताई। बचपन से ही वह अमर थी। सैकड़ों मीटर ऊंचे पेड़ से गिरने के बाद सीधे वहीं जी उठी। इससे साथ खेल रहे बच्चे डर गए और वह गुमनाम रहने लगी। उसने शुआई को सच्चा आने को कहा, पर हत्यारे से जुड़ा होने के कारण वह किसी को मरते नहीं देख सकता था। उसे हत्यारे को रोकना ही होगा। हत्यारा हर बार शिकार को मूर्ति बना देता था। शव को कंबल से आधा ढका जाता था, जो कलात्मक लगता था। पर जब उस महिला ने खबर देखी तो उसे याद आया कि उसके प्रेमी के घर में कई मूर्तियों के स्केच थे। उसने सोचा कि यह प्रेमी की नकल है, पर हाल ही में हुई मूर्ति हत्या का डिजाइन उसके प्रेमी के स्केच में पहले से ही था। उसे शक था कि बॉयफ्रेंड ही हत्यारा है। उसने सहकर्मी से मदद मांगी और बॉयफ्रेंड को छत पर बुलाया। उसने बॉयफ्रेंड से पूछा कि उसने हत्या से पहले ही मूर्ति का चित्र क्यों बनाया था। पकड़े जाने पर आदमी तुरंत मारने पर उतारू हो गया। तभी छिपे सहकर्मी का फोन बजा। वह कुछ कहता, इससे पहले ही महिला चिल्लाई, बॉयफ्रेंड ही मूर्ति हत्यारा है। ये सुनकर आदमी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत पलटकर गर्लफ्रेंड को बेहोश कर दिया। सहकर्मी ने देखा और रोकने दौड़ा, पर शक्ति के अंतर से कुछ ही पलों में वश में हो गया। आदमी ने सहकर्मी को रेलिंग तक धकेला, मानो नीचे गिराने वाला हो। तभी महिला का फोन बजा। आवाज सुनते ही आदमी की दाहिनी आंख में दर्द हुआ। उसी पल छोटे शुआई को भी दर्द हुआ। उसने फिर हत्यारे का नजरिया देखा। शुआई दौड़कर इमारत के नीचे आया, पर अगले ही पल अपने सामने एक और जानवर देख शियाओ शुआई बहुत दुखी था। उसी पल महिला का फोन फिर बजा। हत्यारे को एहसास हुआ कि रिंगटोन से आंखें चुभती हैं, पर वह महिला पर हमला करने से नहीं रुका। महिला की दर्दनाक मौत फिर से देखकर शियाओ शुआई और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह हत्यारे के पीछे पीछे बाथरूम तक गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था, जो खुल नहीं रहा था। एक दरवाजे की दूरी ने शियाओ शुआई को हत्यारे का चेहरा देखने से रोक दिया। उसे जाना पड़ा। कातिल को पकड़ा, पर उसने एक पेन निकालकर छोटे शुआई के हाथ में घोंप दिया। बेबस शुआई ने बाहर से दरवाजा तोड़ने की सोची, पर आए सुरक्षा कर्मियों ने उसे काबू कर जमीन पर दबा दिया। अंदर वाले के जूते अपनी शक्ति से देखे जूतों जैसे थे। शुआई को यकीन हो गया कि वही हत्यारा है। उसने आदमी का पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर आदमी ने उसकी चोट से खुद को ठीक करने की क्षमता जान ली। शुआई ने कितना भी समझाया कि हत्यारा अंदर है, फिर भी उसे मूर्ख सुरक्षा गार्डों ने पकड़ लिया। लेकिन एक गलियारे से गुजरते हुए शियाओ मेई ने इलेक्ट्रिक बैटन से गार्डों को गिराया। चाकू से शियाओ शुआई के हाथ की पट्टी काटी और उसे लेकर भाग गई। वहीं हत्यारा सोच रहा था कि शियाओ शुआई ने उसे कैसे पहचाना। जब उसने आंखों में दवा डाली, उसे अपनी पिछली सर्जरी याद आई। तब समझा कि उसकी दाहिनी आंख शियाओ शुआई की है। दूसरी ओर शियाओ शुआई और दूसरा व्यक्ति घर लौटा है। शियाओ शुआई ने शियाओ मेई से पूछा कि वो हर बार इतनी इत्तेफाक से क्यों आती है, तो शियाओ मेई ने कहा कि वो शियाओ शुआई में दिलचस्पी रखती है। पता चला कि बचपन में शियाओ मेई को लियानजी ने बचाया था। उसने देखा कि उसे बचाने के लिए वह गाड़ी से कुचल गया, पर जल्द ही ठीक हो गया। तब से शियाओ मेई लियानजी को ढूंढ रही थी। उसने तस्करों से सुना कि लियानजी का संबंध किसी दवा कंपनी से है। फिर शियाओ मेई ने शियाओ शुआई को दवा फैक्ट्री जांचने बुलाया, पर उसने मना कर दिया। उसे उस व्यक्ति को रोकना था जो उसकी आंखों से अपराध कर रहा था। ये सुनकर शियाओ मेई ने जोर नहीं दिया। फिर दोनों खरीदारी को सुपरमार्केट गए।
तभी शुआई ने अपना वारंट देखा और डरकर तुरंत भाग गया, लेकिन बाहर निकलते ही शुआई की आंखों में दर्द होने लगा। दरअसल हत्यारे ने पाया कि शुआई के गाने सुनने से उसकी आंखों में तेज दर्द होता है और शुआई भी वही देख पाता था जो वह देखता था। इसलिए उसने जानबूझकर गाने सुने और कागज पर शुआई की तस्वीर बनाई, साथ ही लिखा कि वह शुआई को जरूर ढूंढेगा। फिर हत्यारे ने अपनी ड्राइंग बुक का आखिरी पन्ना पलटा जिस पर 3 रोते हुए छोटे फरिश्ते बने थे। फिर उसने कंप्यूटर पर देखा, स्क्रीन पर 3 मासूम प्यारी लड़कियां थीं। छोटू को तब समझ आया कि दूसरा उसकी आंखों के जुड़ने की बात जानता है, पर इतनी जल्दी मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। जब वह सड़क पर अपना संगीत सुन रहा था, अचानक उसकी आंख में फिर दर्द हुआ। उसने तुरंत अपनी बाईं आंख झंकी, उसे अपनी पीठ दिखी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो हत्यारा उसकी गाड़ी में उसके पीछे था और उसे प्यार से नमस्ते कह रहा था। हत्यारा गाड़ी लेकर चला गया। शियाओ शुआई ने पीछा किया पर पुलिस ने रोक लिया। हत्यारे ने फिर बूढ़े को ढूंढा, बिना कुछ कहे हमला किया, फिर उसे सीट पर रखा। डोंगशू को तसल्ली हुई कि दुनिया में कोई और भी है जिसके पास उसकी जैसी क्षमता है। यह कहकर शियाओई ने दोनों की हथेलियों पर कट लगाया। खून के जुड़ते ही हथेलियां मिली और वे बेकाबू होकर एक दूसरे को चूमने लगे। लेकिन खुशी के पल हमेशा छोटे होते हैं। डोंगशू को फिर से अपनी दाहिनी आंख में दर्द महसूस हुआ। हत्यारा जानबूझकर एक वीडियो भेजा गया जिसमें दिखाया गया कि उसने डोंगशू के एक प्रशंसक का अपहरण कर लिया है। अगर उसे बचाना है तो इस पते पर अकेले आओ, अगर नहीं आए तो वो मानव मूर्ति बन जाएगी। लोगों को बचाने और अपनी दाहिनी आंख वापस लेने के लिए डोंगशू अकेले ही हत्यारे के बताए स्थान पर पहुंचा। हत्यारे को अपनी ओर आते देख भी उसका चेहरा शांत था, मानो वह जल्द ही अपनी दाहिनी आंख वापस पा लेगा। पर चीजें कभी उतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है। धुआं तेजी से फैलने लगा। डोंगशू वहीं अवाक खड़ा रहा। जब धुआं उसे बेहोश करने लगा, वह भागा और हत्यारे के सामने गिर पड़ा। जब वह दोबारा जागा तो खुद को हथकड़ियों से कुर्सी पर कसकर बंधा पाया। हत्यारे ने शरीर बदलने के प्रयोग के लिए उनकी उंगलियां काटकर आपस में बदल दी। प्रयोग सफल होते ही हत्यारा आगे के काम में लग गया। डोंगशू को फ्रीजर में बंद कर दिया गया। समय बाद वह जागा, दर्द की परवाह की बिना अपने हाथ फाड़ दिए। फिर वे तुरंत जुड़कर पहले जैसे हो गए। दूसरी ओर हत्यारा औजार तैयार कर रहा था। कोल्ड स्टोरेज से दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर उसने अंदाजा लगाया कि डोंगशू आजाद हो गया है, लेकिन वह शांत था क्योंकि मजबूत दरवाजा कोई आम आदमी तोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे चिंता नहीं थी। तभी मौसी दरवाजे की आवाज सुनकर डोंगशू को ढूंढने आई, पर दरवाजा खोलने से पहले ही हत्यारे ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। औरत के खुद ठीक होते घाव देख हत्यारा सब समझ गया। उसे हैरानी थी कि क्या यह क्षमता अगली पीढ़ी में जा सकती है। अब एक और औरत आ गई है। हत्यारे को कोई आपत्ति नहीं है। वह यह भी जानना चाहता है कि नई पीढ़ी के इंसान और बेहतर हैं या नहीं। दोनों में बराबरी की लड़ाई हुई, लेकिन मौसी ताकत में साफ तौर पर कमजोर पड़ रही थी। जब वे जोरदार लड़ाई के लिए तैयार थे, तभी नीचे से अचानक ब्रेक लगने की आवाज आई। हत्यारे को पहले आसान परेशानी सुलझाने जाना पड़ा। चाची ने इसी समय डोंगशू को छुड़ाया। बाहर आते ही उसका पहला काम था हत्यारे से बदला लेना। इस बार वह अपनी दाहिनी आंख जरूर वापस लेगा। वह दौड़ा, उसे गोली लगी पर घाव भरने पर कोई असर नहीं पड़ा। सिर में लगने पर भी वह तेजी से ठीक हो गया। डोंगशू ने उसका हाथ पकड़ा, खून का बुलावा महसूस किया और फिर अपना आई पैच हटा दिया। खून तुरंत चंटकल बन गया। दाहिनी आंख को शरीर में लौटा दिया। दाहिनी आंख वापस पाकर डोंगशू और भी हैंडसम हो गया। जब वो हत्यारे को खत्म करने वाला था तो उसकी चाची ने उसे रोका। बोली, वे हमें पकड़ने आ रहे हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। पर जब वे छत पर पहुंचे तो दर्जनों हेलीकॉप्टरों ने उन्हें घेर लिया। अब क्या करें?